नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। दरअसल सर्दियां आने वाली हैं और विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि सर्दियों के मौसम में बढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मास्क की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इसके नंबर्स कुछ कम ही रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में हुई एक शोध ये कहती है कि फ्लू और कोरोना एक साथ अगर बढ़ता है तो ऐसे में ट्विन डेमिक यानी कि एक साथ दोहरा अटैक होने की चिंता बनी रहती है। क्या हमारे लिए भी सर्दियां चिंताजनक हो सकती हैं फ्लू के नजरिए से? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के, डॉक्टर के सेठी हैं डायरेक्टर दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर सनी विर्दी हैं जो कि पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं अल्केमिस्ट अस्पताल पंचकुला से। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरमन सिंह, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या भारत में भी फ्लू एक चिंता की बात है? क्योंकि अमेरिका के आंकड़े तो यही कहते हैं कि वहां पे फ्लू की मौतें भी होती हैं हर साल। जी अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। और ये बिल्कुल सही कहा कि जब भी दो इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें चांसेस सीवियरिटी के ज्यादा रहते हैं। लेकिन जहां तक हम शुरू करेंगे फ्लू की बात से, फ्लू जो वायरस हैं वो लगभग 100 साल से हैं, हम जानते हैं जिसको, मतलब पहले भी रहा होगा, पर 100 साल से इसके विषय में जानते हैं। और जो हम देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स के अलावा शायद ही कोई वायरस ऐसा है जो अपने आप दुनिया से खत्म हुआ है। तो जो वायरस आ जाता है वो रहता है, और जब भी उसके साथी उसके साथ मिल जाते हैं तो नेचुरली इंसान को ज्यादा नुकसान करते हैं। और ये जो आपने बताया बिल्कुल सही बात बताई, बहुत अच्छी बात है कि जो मास्क लगाने से कोरोना ही कम नहीं होता, लेकिन फ्लू भी कम होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कम, उसमें भी नंबर कम हुए हैं, और बाकी जितने रेस्पिरेटरी रूट से जितने भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो कम हुए हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेशक फ्लू के डर से ही लोग डरें, या कोरोना से डरें, या टीबी से डरें, या जिस भी बीमारी से डरें, लेकिन मास्क लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो शायद हमें लगता है कि इंडिया में इतना ज्यादा इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हमको ये सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी, नहीं तो अगर जिस आदमी को भी दोनों इन्फेक्शन हो जाएंगे उनको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो फ्लू का हो जाए सीवियर, या दोनों का हो जाए, या फिर कोरोना का हो जाए। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डबल अटैक जब होता है तो इम्यूनिटी हमारी कोप अप नहीं कर पाती है, तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है उनको। जी डॉक्टर सेठी, फ्लू का जो वैक्सीन है वो भारत में ज्यादातर लोग लेते नहीं है, इसके बारे में जानकारी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्लू की वैक्सीन क्या भारत में आसानी से उपलब्ध है? क्या इसे लिया जा सकता है? क्या ये एक तरीका हो सकता है फ्लू की सीवियरिटी को कम रखने का? जी हाँ, फ्लू की वैक्सीन इजीली अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। वही नहीं, मल्टीपल कंपनीज की बनी हुई वैक्सीन आती हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि ये वायरस हर साल म्यूटेट कर जाती है, तो हर साल वैक्सीन का नया बैच आता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, जैसे कि अब टाइम है इसका सही। और खास तौर पे बच्चों को चांस होता है फ्लू का होने का, या फिर बुजुर्गों को चांस होता है जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे हार्ट डिजीज है, या हार्ट फेलियर है, या शुगर है, किडनी डिजीज है, या पुराने लंग्स की कोई बीमारी है ऑलरेडी, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लेनी कंपलसरी है। इनफैक्ट हम लोग तो कई साल से ये रेकमेंड करते हैं कि जिनको कोई भी हार्ट डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक हो चुका है, या हार्ट फेलियर है, हार्ट का ताकत कमजोर है, उन लोगों को स्पेशली फ्लू की वैक्सीन लगानी होती है, जिससे कि डेथ के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। जी डॉक्टर विर्दी, क्योंकि पिछले 2 साल मास्क लगा के लोग चले हैं, घरों में रहे हैं, और खास तौर पे बच्चे स्कूल नहीं गए, तो फ्लू का जो वायरस लगातार चेंज होता रहता है उसका एक्सपोजर कम रहा है, तो क्या इसका कोई असर बच्चों की इम्यूनिटी पे पड़ा होगा फ्लू को लेकर के? बिल्कुल। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हर साल जिस तरह से तकरीबन 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड लोग फ्लू से इन्फेक्ट होते हैं, जिसमें से तकरीबन ज्यादा नहीं तो 30 से 50 लाख लोग हॉस्पिटल एडमिशन में रहते हैं ऑल ओवर सारी दुनिया में। उसके बाद तकरीबन 5 लाख लोग हैं जिनकी मृत्यु वर्ल्ड वाइड हर साल
फ्लू से होती है। तो अगर हम यही आंकड़े कोरोना से कंपेयर करें तो अब तक कोरोना के अंदर तकरीबन 22 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए हैं और 45 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर यही आप बात करें तो फ्लू साल दर साल हर साल हमें तंग करने आता है, और इसकी जो खासियत है इस कीटाणु की, जो वायरस है, कि ये बदल जाता है हर साल अपनी बाहरी परत को, और अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये बदल देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है जो इसके साथ इन्फेक्शन के लिए लड़ती है वो उसको पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाती, इसलिए हर साल हमें इन्फेक्शन होती है। तो अगर आप देखेंगे जो वैक्सीन है ये भी हमें हर साल नई वैक्सीन लगवानी पड़ती है, जो स्ट्रेन बदलता है। WHO जनवरी में उसके अगेंस्ट नई वैक्सीन लॉन्च करती है, वो वैक्सीन बनकर पहुंचने तक 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो हमारे पास 2 तरह की अलग वैक्सीन है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीरिक वैक्सीन। तो उसमें क्या रहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में अलग वैक्सीन है और सदर्न की अलग वैक्सीन है। तो इसलिए अब ये जो पिछले साल हमें इतना अच्छा हमने कोविड को डील किया है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी रेगुलेशंस गाइडलाइंस आई हैं, तो आप देखें कि फ्लू के केसेस सडनली बहुत कम हो गए हैं। अब उसकी वजह से हुआ क्या है, ये वायरस टोटली खत्म नहीं होता है, ये वायरस अपने आप को बदलने में लगा रहता है। तो अभी इस साल अभी ओपीडीज के अंदर केसेस आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अब सीजनल फ्लू के साथ हमारे पास पहुंच रहे हैं, और हमें इस तरह से लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर काफी फ्लू के मामले में बड़ा हुआ जाने वाला है। और जिस तरह से ट्विन एपिडेमिक की आप बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों वायरसेस 1 और 1 11 का काम करेंगे, वो 1 और 1 2 का काम नहीं करेंगे। किसी को अगर कोविड इन्फेक्शन है तो कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम है, दूसरा वायरस उसमें कोई इन्फेक्शन कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई साइंटिस्ट या शोधकर्ता ने कोई इस तरह का केस अभी हमें नहीं बताया है जिसमें कि दोनों इन्फेक्शंस जो हैं ज्यादा जल्दी से पकड़े जाएं, या एक को दूसरे की जो है ज्यादा अपना क्या कहते हैं इन्फेक्शन का रिस्क हो। पर डेफिनेटली मैं एक चीज प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूं, ओपीडी में बैठ के हम पेशेंट्स देख रहे हैं, फ्लू के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि नॉर्थ इंडिया में अभी कोविड के केसेस लकीली इतने बड़े नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एंड अभी भी जो हम लोग बचाव की क्रिया आगे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़िए मत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थोड़ा वक्त हमारे पास कम है। मास्क जो आपने कहा और सोशल डिस्टेंसिंग, इसी बात पर हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करना चाहेंगे। लेकिन यही एक तरीका है, आप कोरोना वायरस को तो दूर रखेंगे ही, आप फ्लू को भी दूर रखेंगे, और जो टीका ले सकें कोरोना वायरस का भी और फ्लू का भी वो जरूर लें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे WHO ने क्या कहा है तीसरी डोज के बारे में, उस पर। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हें तीसरी डोज दी जानी चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि स्वस्थ लोगों को तीसरी डोज नहीं दी जानी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए और डॉक्टर के सेठी हैं। डॉक्टर सेठी, क्या बूस्टर डोज जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए सही है इस वक्त? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, जैसे आपने WHO को कोट किया है अभी, कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को या एल्डरली लोगों को कोमॉर्बिडिटीज को तीसरी डोज लगनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिनको अभी तक वैक्सीन लगी ही नहीं, कम से कम पहली डोज तो लें। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो कि अभी भी डर रहे हैं लगवाने से, और सेकंड डोज की अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो जब हम सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे, विच शुड बी आवर फर्स्ट एम, तब तो उसके बाद ही हमें ये चीज के बारे में सोचना है कि थर्ड डोज की जरूरत है कि नहीं, और वैक्सीन टू वैक्सीन उसकी कितनी डिफरेंस है प्रोटेक्शन के अंदर, इसके बारे में भी पूरा डेटा नहीं है। बट फिर भी एक ये पॉसिबिलिटी है जो कि कंसिडर करने के लायक जरूर है। जी, और डॉक्टर सिंह, कितनी पॉपुलेशन है, कितना हिस्सा होगा हमारी ऐसी आबादी का जिसको जरूरत पड़ सकती है, जो कमजोर हों या जो हेल्थ वर्कर्स हों, इस तरह के कितने लोग होंगे? क्या बड़ी आबादी है ये? नहीं, ये ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि WHO के DG ने बिल्कुल सही बात कही है, और वो शुरू से पिछले साल से कहते आ रहे हैं इस बात को कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का होना चाहिए।
तो कहीं पर जैसे अमेरिका जैसे कंट्री ने, डेवलप्ड कंट्री ने तीसरी डोज, बूस्टर डोज शुरू कर दी है ऑलरेडी, कुछ लोगों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, और कुछ दूसरी तरफ ऐसे कंट्रीज हैं या कंट्री के विद इन कंट्री कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनको एक भी वैक्सीन नहीं मिली है। तो इसलिए ये जरूरी है कि कम से कम पहले सबको एक वैक्सीन लग जाए, फिर सबको 2 वैक्सीन लग जाए, फिर उसके बाद सोचा जाए कि तीसरी वैक्सीन लगनी है कि नहीं लगनी है। तो पहले इक्विटेबल कम से कम एक वैक्सीन सबको लगनी चाहिए दुनिया में, और उसके बाद मुझे लगता है कि हमको सोचना चाहिए तीसरी या बूस्टर डोज के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाते जाते आपको याद दिला दें कि अपनी दूसरी डोज जरूर लें और वैक्सीन के बाद भी मास्क जरूर लगाएं। नमस्कार।